आस्थालोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बिहार का बादशाह देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का बादशाह कौन है? क्या बिहार के बादशाह नीतीश कुमार है, या बिहार के बादशाह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, या बिहार का बादशाह लालू के लाल तेजस्वी यादव है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है। कुछ ही दिनों के बाद तारीखों की भी घोषणा कर दी जाएगी और अलग अलग पार्टियों के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में तो हैं, पर इस मैदान में किसकी जीत होगी? क्योंकि एक तरफ 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दौरा कई मामलों में बेहद खास है, क्योंकि एक मंच पर पलटूराम नीतीश कुमार भी नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा तब तक समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी यात्रा करके बिहार से निकल चुके हैं, लेकिन जनता किसके नाम पर वोट करेगी? जनता किसे बिहार का बादशाह बताएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल और बहुत ही सिंपल सवाल, बिहार का बादशाह कौन है? देखिए, बिहार का बादशाह तो देखिए जनता ही होती है, लेकिन एक प्रतीक होता है कि आप प्रतीक किसको मानते हैं। आप नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं, नीतीश कुमार को मान रहे हैं, या लालू के लाल को मान रहे हैं? थोड़ा सा पीछे चलिए। देखिए, एक दौर था बिहार में जो कहा जाता था कि लालू का जादू। लालू ने टेबल कुर्सी जिसको टिकट दे दिया वो जीत गया, मतलब बोलते थे कि जादू हो जाता था। लालू के पार्टी में आने का मतलब जीत की गारंटी। आज देखिए माहौल बदल गया। अब क्या बोलते हैं, मोदी मैजिक। मतलब मोदी जी ने जिसको छू दिया वो सोना हो गया, उसको जीतना ही जीतना है। मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक ही चलना है मैडम, मोदी मैजिक ही चलना है। आप लाख कुछ कर लीजिए, लेकिन जो बिहार में अभी सियासी माहौल बन रहा है, और खासकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी का काम तो बोलता ही है। जो उनकी योजनाएं हैं, लाभार्थी योजना, तमाम चीजें हैं, आप अच्छा डिस्कस करती, कई बार कर चुकी हैं, आप उसके बारे में दोहराना नहीं चाहते। लेकिन जो राम मंदिर के बाद जो मोमेंटम बना, उसके बाद ऐसा लगता है कि जात पात का, जिसके लिए बिहार बदनाम है कि जात पात के नाम पर बिहार में वोट होगा, वो बंधन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और लगता है कि वो मोदी मैजिक का कमाल है कि वो जात पात का बंधन बिहार जैसे राज्य में भी खत्म हो रहा सर, है। एक सवाल हमेशा तमाम कई लोग हैं जो पूछते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। बिहार में विकास नहीं हुआ है, सड़कें हैं, अस्पताल है, स्कूल है, कहीं भी सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो क्या जनता विकास के नाम पर वोट करेगी? क्योंकि ग्राउंड में सत्ता बदलती रही है, कभी एनडीए की सरकार आई, कभी महागठबंधन की। हमेशा तमाम मुद्दों पे देखा जाए तो बदलाव बहुत बैक टू बैक और बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। तो अभी जनता के दिमाग में क्या है? क्योंकि वोटिंग में ज्यादा वक्त नहीं है, तो जनता क्या राम मंदिर के नाम पर सिर्फ वोट करेगी, या इसके अलावा भी कुछ और अहम मुद्दे हैं? देखिए, राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो एक जो उम्मीद वाला मुद्दा है, मोदी जी के साथ क्या फैक्टर है। लोगों को लगता है एक उम्मीद है, मोदी ये देश के लिए एक उम्मीद है, भारत के लिए एक उम्मीद है, बिहार के लिए एक उम्मीद है। वो फैक्टर काम कर रहा है। बाकी आपने विकास की जो बात की, क्या कौन विकास हुआ, सड़कें बनी कि नहीं बनी, अस्पताल बनी कि नहीं बनी, वो अपनी जगह पर रखी हुई है। लेकिन जो एक उम्मीद की किरण मोदी जी के नाम पर सामने आता है कि भाई मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए, तो जो बची कुछ समस्याएं हैं, और खासकर देश से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो देश जिसको भुगत रहा है, चाहे 370 हट गया पिछले बार, सबसे बड़ा चीज है मोदी मैजिक के और प्रभावी होने का, कि जो विपक्ष है वो विपक्ष टूट गया बिहार में। नीतीश कुमार ने जैसे ही इस ब्लॉक में आ गए, इंडिया ब्लॉक टूट गया, तो उसकी रीढ़ ही टूट गई विपक्ष की। अब वहां क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन विपक्ष की आपने कहा कि रीढ़ टूट गई। हालांकि नीतीश कुमार अगवा बने थे, अलग अलग राज्यों का दौरा करके उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एकजुट किया, वो तो अलग हो गए। लेकिन पहली बार देखा गया कि राहुल गांधी की यात्रा तो पिछले काफी दिनों से चल रही है, पहली बार देखा गया कि कोई विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ जीप पे सवारी कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो वो जो तस्वीरें आई जीप में खड़े होके, तेजस्वी यादव का ड्राइवर बनना, बगल में राहुल गांधी को बिठाए थे, तो क्या वो तस्वीरों का इम्पैक्ट पड़ेगा? युवा वोटर्स जो है, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? देखिए, उन तस्वीरों का जो महत्व होता है वो एक दो दिन के लिए होता है, लेकिन जो लोग वोट देते हैं ना, वो इन तस्वीरों से प्रभावित नहीं होते।
वो देखते हैं कि अगला आदमी के पास 5 साल के लिए क्या प्लान है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हम 5 साल का प्लान दे रहे हैं आपको। अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने अपने 2 टर्म का दिया। आगे के 5 साल का प्लान वो बता रहे हैं कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आप जीप घुमा लीजिए, मोटरसाइकिल घुमा लीजिए, उससे क्या जनता को लेना-देना है। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो कांग्रेस को लेके नहीं चलेंगे और बिहार में तो नेचुरल अलायंस है आरजेडी कांग्रेस का, तो इसमें कोई नई कहानी नहीं है। नीतीश कुमार का उससे अलग हो जाना है, ये बड़ी बात हुई थी। जिस परिस्थिति में वो अलग हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस तो नेचुरल अलायंस है, हमेशा मिलकर चुनाव लड़ी है। पिछला चुनाव भी मिलकर लड़ी, खाता भी नहीं खुला, केवल एक कांग्रेस जीत पाई। तो इस अलायंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से बिहार के पॉलिटिक्स में पड़ेगा, खासकर लोकसभा चुनाव में, वो हमको लगता नहीं है। मोदी मैजिक इतना प्रभावी हो चुका है बिहार में कि वो सारे समीकरणों को तोड़ देगा, हमको लगता है। सर, एक भ्रष्टाचार मुद्दा जिसको पीएम मोदी ने खुद उठाया है। लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि ना मैं भ्रष्टाचार करता हूं, ना मैं करने दूंगा, ना खाता हूं, ना मैं खाने दूंगा। और अलग अलग राज्यों को देखे, दिल्ली में केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, हेमंत सोरेन जेल में है, महाराष्ट्र के कई बड़े नेता जेल में है, बंगाल में ममता के तो तमाम बड़े नेता जेल में। हर राज्यों के बड़े बड़े नेता जेल में है। अगर बात बिहार की करें, पूरा लालू परिवार लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसा हुआ है। क्या चुनाव आते आते, क्योंकि बार बार ईडी के समन, सीबीआई के समन, ईडी रेड जिस तरह से पूरे लालू परिवार पर शिकंजा कस रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, परसेप्शन तो बनता ही है ना। जो देखिए, खासकर युवा पीढ़ी, जैसे जो अभी पहली बार वोट देने जा रहे हैं या जिन्होंने एक बार वोट दिया, जो बिहार का आप जानिए पूजा जी, जो यहाँ पर जो वोटर है ना, वो ज्यादा यूथ वोटर है। मतलब 40% से ज्यादा यहाँ यूथ वोटर है। उनके दिमाग में अगर ये चीज आती है ना कि हमारा जो नेता है, जो हमारा सीएम बनने वाला है, उस पर करप्शन के चार्ज है, तो उसको अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने कलीग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, आपका कहेगा कि आपका तो जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वो तो करप्शन में है, तो उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो यूथ सोचता है कि हम किसको वोट देंगे, हम ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे जिसका हम जवाब ना दें अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। तो अब मोदी जैसा बड़ा नाम जब सामने होता है, तो उनके पास ऑप्शन को चूज करने में बहुत ज्यादा उनको समय नहीं है यूथ को। यूथ का दिमाग बहुत तेज चल रहा है आजकल इस देश में। बिहार के यूथ तो और टैलेंटेड है। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई हमको बटन कहाँ दबाना है। और जो मोदी जी कहते हैं कि भाई केवल कमल छाप देखिए, कैंडिडेट मत देखिए, इसका पर्पस यही है। यूथ की जो मेंटालिटी है वो चाहती तो है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन क्या एंड मोमेंट में मोदी जी तुर्क का इक्का निकालेंगे, एक ऐसा चेहरा सामने ला देंगे जिससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी? देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव है, अभी तो सबसे बड़ा नाम और एक ही चेहरा लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव से ही करना शुरू कर देती है। ठीक है, वो पहले दिन से कर रही है। और जब कुछ नाम आप देखते हैं, सम्राट चौधरी जैसे नाम जो सामने आए, वो तो उसी का है ना, वो होमवर्क है। सम्राट चौधरी को भाजपा अध्यक्ष बना देना, डिप्टी सीएम बनाना, वो उसी होमवर्क का हिस्सा है जो मोदी जी चौंकाते रहते हैं लोगों को। तो वो प्रक्रिया चल रही है पहले दिन से। आपने ठीक कहा कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा की तैयारी हो जाती है। तो ये जो नाम है सम्राट चौधरी, वो उसी प्रक्रिया का है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अचानक आप वो नाम सुन लेंगे कि भाई ये मुख्यमंत्री का, और वो जो नाम सामने आता है उस पे लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन मोदी का फैसला होता है, इसलिए लोग उसको सब लोग मानते हैं। उसको सब लोग को मानना है, क्योंकि नाम ही इतना बड़ा है और काम इतना बड़ा है, नाम से ज्यादा काम इतना बड़ा है कि इसको जनता इग्नोर नहीं कर पाती। तो उसको तो माने। सर, मेरा जाते जाते आखिरी सवाल है। विधानसभा चुनाव की तो खैर चर्चा अभी हम नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव 40 सीटें, आपको क्या लगता है 40 में से कितनी सीटें आएंगी? और मोदी फैक्टर ही एक है जो बिहार में काम करेगा? देखिए, जो निर्णायक फैक्टर है वो मोदी फैक्टर ही है। 40 सीटों की बिहार में बात होती है, 19 का आंकड़ा आप जानते हैं। एक ही सीट कांग्रेस को मिली थी, इस बार 40 में 40 का ये लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां अभी आगे बनेगी, अभी देखिए सीट शेयरिंग बिहार में नहीं हुआ, अभी सीट शेयरिंग भी होना है, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होना है, वो मामला भी फंसा हुआ है। तो उन सब चीजों पर भी चुनाव परिणाम प्रभावित होता है। जैसे अभी हम लोग जमुई में बैठे हुए हैं, जमुई में अब किसको टिकट मिलता है, चिराग पासवान को मिलता है, स्मृति पासवान को मिलता है, किसको मिलता है, ये सब फैक्टर काम करता है। मोदी तो अपने आप में बड़ा नाम है ही, उसमें कहीं मत है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी जब जुड़ती है ना, तो फिर जीत की गारंटी हो जाती है। तो थोड़ा सा
थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखें, इंतजार कर लें 1 आध हफ्ता, क्योंकि 13 के बाद बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और सीटें सब बटेगी, तो हम लोग बहुत मजबूती से बता सकेंगे कि क्या 40 में 40 बिहार में एनडीए ले रहा है या फिर 1 आध 2 आगे पीछे हो रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, समझाने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में जो नीतीश कुमार ने खेल किया है, उसको लेकर कई तरह के सस्पेंस है और कई तरह के सवाल भी है। क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दल बदल हो या एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना हो, ये सब भी हर चुनाव में देखा जाता है। पर इस बार क्या बड़ा खेल पीएम मोदी करते हैं, बीजेपी की तरफ से कौन सा कार्ड चला जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल पीएम मोदी एक ऐसा फैक्टर जो हर अलग अलग राज्यों में तो चल ही रहा है और बिहार की जनता भी ये मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज के हमारे शो बिहार का बादशाह में फिलहाल इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।